MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप आज मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मेरी लिखी एक लाइन, जब मजहब और लोकतंत्र को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगे तो लोकतंत्र का आईना धुंधला हो जाता है, लेकिन हम इस आईने को धुंधला नहीं होने देते हैं। लोकतंत्र की जागरूक जनता इसकी रक्षक है। देश के लोग ये खूब समझते हैं कि नेताओं की मंशा क्या है, उनकी मजहबी राजनीति क्या है। नेता को क्या चाहिए? जनाधार चाहिए ना, यही जनाधार चाहिए उसे। एक नेता को अपना वजूद बचाने के लिए यही जनाधार चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस जनाधार को धर्म की बैसाखी पर खड़ा करना चाहिए? आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन वही हो रहा है। कुछ नेता वही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले एसटी हसन को देख लीजिए। उत्तराखंड में इतनी जान गई, इतने लोग मरे, कई घर बह गए, और हसन साहब कह रहे हैं कि उत्तराखंड में दूसरे धर्म का सम्मान नहीं होता है तो ऐसी आपदा है। एसटी हसन को क्या यह पता नहीं है कि जो लोग धराली के आपदा में मारे गए वो लोग सिर्फ हिंदू नहीं थे? क्या उसमें कोई मुस्लिम नहीं था क्या? जब ऐसे बाढ़, भूकंप या प्राकृतिक आपदा आती है, तो जब ऐसी आपदा आती है ना साहब, तो फिर वो आपकी तरह हिंदू मुसलमान में नहीं बांटती है। आप सोचिए कि कहां ले जाना चाहते हैं ऐसे नेता देश को। देश की जनता को क्या सिखाना चाहते हैं? कैसा जहर घोल रहे हैं ये समाज में। संवेदनहीन ये नेता, इनकी बेहया राजनीति, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दिए गए बयान ये सवाल उठाते हैं कि क्या राष्ट्र के लोकतंत्र में मजहब की राजनीति बढ़ रही है? और ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आने वाले नेता और वोटर्स की नई पीढ़ी के लिए भी खतरा है। जनता को ये समझना होगा कि धर्म और राजनीति का गठजोड़ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। इसको कहते हैं वोट बैंक के सबसे निम्न स्तर पर उतरना। तो आपदा को आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। उत्तराखंड में कुदरत ने कहर बरसाया। कई लोगों की जिंदगी में उथल पुथल हो गया। सैलाब आया तो सब कुछ खत्म हो गया। पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए। हर कोई कुदरत के इस कहर से दुखी। लेकिन इस भीषण आपदा में भी समाजवादी पार्टी के नेता अवसर ढूंढने में लगे हैं। मलबे के ढेर के बीच रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन इस आपदा को प्रकृति का इंसाफ बता रहे हैं। इस भीषण आपदा में अपना मजहबी ज्ञान दे रहे हैं, अपनी और अपनी पार्टी की घटिया और गिरी हुई मानसिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। सुना आपने, बारिश नहीं हो रही है तब भी इतनी तबाही आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दूसरों के मजहब का सम्मान नहीं होता है। ये समाजवादी पार्टी के नेता की अनपढ़ सोच है। ये मजहब और जिहादी सोच के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और इस प्राकृतिक आपदा में भी वही कर रहे हैं। इनको उत्तराखंड में रोते लोगों के आंसू नहीं, अपना मजहब दिख रहा है।
अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्शन होगा तो प्रकृति भी इंसाफ करेगी। हद हो गई। इस मुद्दे को मजहबी रंग देकर तुष्टीकरण की सियासत करना तो समाजवादी पार्टी की आदत बन चुकी है, और ये पहली बार नहीं है। हिंदू हमेशा से समाजवादी पार्टी के नेताओं के टारगेट पर रहता है। इससे पहले कांवड़ियों को भी इन्होंने आतंकी बता दिया था। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी का हमेशा से एजेंडा साफ है, हिंदुओं को टारगेट करो और मुस्लिमों को खुश करो। अब इनके इसी अधूरे मजहबी ज्ञान पर इन्हीं के धर्म और इन्हीं के पार्टी के नेता इनको पूरा ज्ञान दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के खिलाफ बोले, अपमानित करे, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि एक लॉ बना दीजिए कि किसी धार्मिक गुरु के खिलाफ, धार्मिक किताब के खिलाफ यदि कोई अपमानित बात बोलता है उसको 10 साल सजा होना चाहिए। इस आफत नागहानी को आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर ST हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। उत्तरकाशी में प्रकृति की आपदा पर हो रही सपा की घटिया सियासत पर बीजेपी ने भी घेर लिया है। साफ कहा है कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, इराक में जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, इस तरह के कुतर्क क्यों दे रहे हो। एसपी का मतलब अब बन चुका है सांप्रदायिक पार्टी। जिस प्रकार से जो पार्टी सनातन के विरोध में बार बार उतरकर अनाप शनाप बोलती है, आज ST हसन ने सारी सीमाएं लांघकर हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों का, बहुसंख्यक समाज का, सनातन और हिंदुओं का जो अपमान किया है, इसको कहते हैं वोट बैंक के सबसे निम्न स्तर पर उतरना। आज जो है वो उत्तराखंड हो या अन्य जगहों पे जो बाढ़ की वजह से जो त्रासदी आई है, उससे जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनकी जो है वो सुरक्षा के लिए, उनकी सेहत सलामती के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं। आप बद्दुआ करने में लगे हुए हो कि ये जो है ये शराब मिल गया है। शराब तो आपकी बुद्धि को मिला हुआ है, अल्लाह मियां ने दे दिया है आपको, तो इसलिए आप जो है वो कभी भी सकारात्मक बात सोचोगे ही नहीं। जिहादी सोच और मजहब के अधूरे ज्ञान ने सपा नेता ST हसन की जमकर फजीहत करा दी। माहौल बना तो ST हसन अपने ही बयान से पलट गए। जो आसमानी आफतें आ रही हैं और जो नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं, मैंने इस बात को कहा था कि हमें इकोसिस्टम हमारा बहुत खराब हो गया। हमारे अंधाधुंध जंगलों की कटान होने लगा। हमें अफसोस है कि इतनी बड़ी आपदा हो गई उत्तराखंड में, लोग परेशान हो गए और कितने लोग मारे गए। हमारी सारी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं। अब ST हसन कह रहे हैं कि जब ईश्वर का निर्णय होता है तो हम सब मर जाते हैं। अरे यही बात पहले क्यों नहीं समझ में आई? लेकिन नेता को अपनी सियासत चमकानी थी, हिंदुओं को टारगेट पर लेना था, अतिक्रमणकारियों पर रहम दिखाना था, लेकिन क्यों? तो इसका जवाब है पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, जिसने उनको प्राकृतिक आपदा में भी मजहब दिखने लगा। तो ऐसे नेताओं और ऐसे रहनुमाओं से हमें बच के रहना चाहिए। धर्म की ढाल लेकर नेता खेल रचाते हैं, जनता के जज्बात को सस्ता बेच खाते हैं, कुर्सी की भूख में बांटते हैं हर गली मोहल्ला और खुद मोहल्ले में बैठकर इकट्ठा धन खाते हैं। अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पिछले कई दिनों से सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर दी। अब यह सुनकर मैं तब से कंफ्यूज हूं कि ट्रंप को अगर शांति पुरस्कार मिलेगा तो अगला अवार्ड साइलेंस के लिए माइक को दे देना चाहिए। मैं ये भी सोच रहा था, ये बात आई दिमाग में कि ट्रंप को अगर नोबेल मांगना वैसा ही है, ट्रंप को नोबेल देना वैसा ही है जैसे शेर को शाकाहारी क्लब का पोस्टर बॉय बना देना चाहिए। हाँ, अगर शांति का मतलब हर छोटी बात पर ट्वीट करना है तो ट्रंप को बिल्कुल नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप इसके हकदार हैं। नोबेल मांगने में ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कहावत में
2 मंजिल ऊपर पहुंच गए। आप खुद सोचिए कि अंकल सैम वाले लोगों को यह शोभा देता है क्या? हमें या आपको लग सकता है कि कई बार नोबेल पुरस्कार ऐसे लोगों को भी मिल चुका है जो इसके लायक नहीं थे। कई बार ऐसे लोगों को भी नॉमिनेट किया गया है जो शायद इसके योग्य नहीं थे। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि उनमें से किसी ने भी नोबेल की खुद मांग नहीं की। खैर, ट्रंप की पुरानी आदत है कि उन्हें हर काम का क्रेडिट चाहिए, लेकिन हद तो तब हो गई है जब उन्हें इस बात का इनाम भी चाहिए, वो भी नोबेल शांति पुरस्कार। I think President Trump deserved Nobel Peace Prize. Prime Minister Pashinyan to send a joint appeal to Nobel Committee to award President Trump with the Nobel Peace Prize because my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। कल्पना कीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप 20वीं सदी में राष्ट्रपति होते तो क्या होता। शायद बहुत कुछ टल सकता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, बर्लिन की दीवार, कोल्ड वॉर, परमाणु हथियारों की होड़, सब कुछ रुक सकता था। ज्यादातर नेता अक्सर घमंड, दिखावा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें 2 कदम आगे हैं। बेहिचक, बेशर्मी से खुद की तारीफ करते हैं और हद तो यह है कि अब ट्रंप खुद के लिए बार बार नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि वो थाईलैंड और कंबोडिया, इजराइल और ईरान, रवांडा और कांगो, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवा, मिस्र और इथोपिया के बाद अब अजरबैजान आर्मेनिया की दुश्मनी को भी खत्म कर दिया है। दुनिया पर टैरिफ लगाकर अशांति फैलाने वाले ट्रंप को खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए और वो पहले राष्ट्रपति हैं जो अपने ही लिए नोबेल की मांग कर रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार पाने की जद्दोजहद शुरू कर दी और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि लंबे समय से भारत के दोस्त और व्यापारिक साझेदार रहे ट्रंप के सुर अचानक बदल कैसे गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए? तो जवाब भी यही है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, लेकिन भारत ने उनके भारत पाकिस्तान सीज़फायर वाले झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पीएम मोदी बार बार कह चुके हैं कि सीज़फायर में किसी भी देश की दखलंदाजी नहीं थी। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। बस यही वजह है कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से एक कदम पीछे रह गए और उसकी भड़ास टैरिफ लगाकर निकाल रहे हैं। लेकिन ट्रंप पीछे नहीं हटे। भारत से नहीं बना तो ट्रंप ने इस बार आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 37 साल पुरानी जंग को खत्म कराने के लिए समझौता करा दिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल ने ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों में विवादित इलाके के लिए एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी है। इस कॉरिडोर को ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया जाएगा। ये कॉरिडोर अजरबैजान को उसके नक्शिवान एनक्लेव इलाके से जोड़ेगा जो आर्मेनिया से होकर गुजरेगा। दोनों नेताओं ने ट्रंप और उनकी टीम को इसका श्रेय दिया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। I think President Trump deserved to have a Nobel Peace Prize, and we will defend that, and we will promote. Prime Minister Pashinyan to send a joint appeal to Nobel Committee to award President Trump with the Nobel Peace Prize because from the leaders of the countries which were at war for more than 3 decades, having this historic
signature here, it really means a lot. This is tangible result of President Trump's leadership, and no one could have achieved that. और ट्रंप ने फिर खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग. Can't say. I mean, a lot of people say, no matter what I did, because, I'm of a certain persuasion, no matter what I do, they won't give it. And I'm not politicking for it. I have a lot of people that are. I know. I mean, I read the same things as you do. But it would be a great honor, certainly. But I would never politic. I'm not doing it for that. I'm doing it because of, I really, number one, I want to save lives. That's why I'm involved so much with Ukraine and Russia. It's saving lives of Russians and Ukrainians. तो दूसरी तरफ अब ट्रंप रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करने की कवायद में जुटे हैं और इसके लिए पुतिन के साथ मीटिंग भी सेट हो गई है. ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई है. ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो पुतिन से जल्द मिलकर यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बातचीत करना चाहते हैं. 70 से ज्यादा देशों पर टैरिफ बम फोड़ने वाले, सबसे ज्यादा ब्राजील और भारत पर 50% का टैक्स लगाने वाले ट्रंप को एक तरफ नोबेल चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि नोबेल कोई रियलिटी शो नहीं है. नोबेल पाने के लिए जरूरत होती है काम की, सिद्धांतों की और इंसानियत की. अब अगर ट्रंप को नोबेल चाहिए तो उन्हें दुनिया से शांति पुरस्कार की असली परिभाषा बदलने की मांग करनी चाहिए. दुनिया को नए मानक बनाने होंगे जहां बम गिराने, फंड काटने और एक्स पोस्ट में नफरत उगलने वालों को शांति दूत घोषित किया जाए. लेकिन शुक्र है कि नोबेल कमेटी अब भी ट्वीट्स नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड देखती है और ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड वो खुद ही इतना उलझा हुआ है जितनी उनकी है स्टाइल. लेकिन ट्रंप को नोबेल चाहिए. तो देखा आपने, हम तो यही कहेंगे कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देना वैसा ही है जैसे तूफान को मौसम सुधार का सम्मान दिया जाए. अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली विश्लेषण करते हैं. आज हिंदुस्तान के वायुसेना के चीफ ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान में हवा से बात करने वाले खामोश हैं. जमीन पर हिंद के बाजों ने उनके पर काट दिए, उड़ान छीन ली गई है उनकी. बिल्कुल ऐसा हुआ है. आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है. 300 किलोमीटर दूर आसमान में उड़ते दुश्मन को हमारी वायुसेना ने पल भर में जमींदोज कर दिया. यह मैं आपको किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बता रहा हूं. यह ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई है. एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 5 लड़ाकू जेट और एक निगरानी विमान को भारतीय वायुवीरों ने राख कर दिया. पाकिस्तान के हौसले तो पहले से ही पस्त थे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने यह साबित कर दिया है कि हमारी जमीन की सरहद पर नजर डालोगे तो जवाब तुम्हें तुम्हारे आसमान से दिया जाएगा. एयर चीफ मार्शल ने साफ खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जीत मिली उसके पीछे साफ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, लाउड एंड क्लियर कमांड थे और एक ही मिशन था कि दुश्मन को वही मार गिराना जहां से उसने उड़ान भरी. इससे पाकिस्तान के साथ तमाम दुश्मनों को भारत की ताकत का संदेश भी गया. These 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. भारत ने जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया. दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक और त्वरित जवाब भारत के सुरक्षा बलों ने. Some people very close to me have said, और मारना था. S-400 ने पाकिस्तान को सिखाया सबक. भारत ने पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमान गिराए.
नापाक पाकिस्तान को भारत ने ऐसा सबक सिखाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। आतंक के आकाओं को बचाने उतरी पाकिस्तान की सेना भारत का हमला सदियों तक याद रखेगी। भारत से पंगा लेने का अंजाम पाकिस्तानी सेना की 7 पुश्तें याद रखेंगी। यह 1947 वाला भारत नहीं है जो बट जाएगा। ये नया और आधुनिक हथियारों से लैस भारत है जो पहले चेतावनी देता है और फिर वही करता है जो कहता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंक के आकाओं के हर ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। एक के बाद एक टारगेट को निशाना बनाया और आतंकियों की लाशें बिछा दी। लेकिन आज जो वायुसेना प्रमुख ने खुलासा किया है वो पाकिस्तान के साथ उस गैंग को भी देखना और सुनना चाहिए जो भारतीय सेना के हर एक्शन पर सबूत मांगती है। We've grown up in our Air Force, dreaming about days like this. That someday we'll get a chance to go there, and so it just so happens that I got my chance just before I retired. So we attacked the airfield there because we had very hard hit on F-16s taking off from there, and the ones who were attacking us in Srinagar as well as in Adampur. So we took on the airfield there. Again, intentionally not taken on certain other installations in this airfield. ऑपरेशन सिंदूर, जिसने आतंक की खेती करने वाले पड़ोसी मुल्क को घुटनों पर ला दिया, जिसने मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की रातों की नींदें उड़ा दी, जिसके बाद से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, उसने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया है। 2 command and control centers in Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then, of course, runway at Sargoda and Rahimya Khan. 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने केवल आतंकियों के ठिकाने को ही नहीं तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान के 6 बड़े एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया था। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने इसका खुलासा किया है। AGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने सब कुछ साफ कर दिया है कि भारत ने कैसे वहां तबाही मचाई, भारतीय मिसाइलों ने कैसे पाकिस्तान को कब्रिस्तान में बदल दिया, 300 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को कैसे मिट्टी में मिलाया, वो सब कुछ बताया। ये तस्वीरें न सिर्फ सैटेलाइट से ली गई, बल्कि पाकिस्तान की लोकल मीडिया ने भी बिल्डिंग के भीतर जाकर नुकसान दिखाया और इसमें S-400 पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हुआ। S-400 को भारत ने उसी रूस के साथ खरीदा था जिसकी दोस्ती से ट्रंप को सबसे ज्यादा चिढ़ हो रही है। भारत ने रूस से $5.4 बिलियन के सौदे में S-400 खरीदा था। यह सिस्टम भारत की हवाई सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। यह मिसाइल सिस्टम 80 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक और निशाना बना सकता है, जो इसे दुश्मन के लिए खतरनाक बनाता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज भी तबाही के मलबे को हटाने में जुटा है। आज भी पाकिस्तान के एयरबेस दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं, जिसको बनाने के लिए पाकिस्तान टेंडर निकाल रहा है और उसकी तबाही की तस्वीरें खुद दुनिया ने देखी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, उस ताकत की दस्तक है जो दुश्मन को अब भी अपने सपनों में डराती है। पाकिस्तान की पूरी फौज इस सदमे में है कि आसमान के पार उसे जहां लगता था कि वो सुरक्षित है, वहां तक पहुंचती है हमारा वार। दुनिया देख रही है कि कैसे हमारी वायुसेना गरज रही थी और हर बार सटीक
घातक और अंतिम। अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आज रक्षाबंधन है, आपने भी मिठाई खाई होगी। असली थी या मिलावटी, इस बात की क्या गारंटी, क्योंकि मिलावटखोरों का बाजार है। मिलावटखोरों का दिल भी घी के जैसा होता है, इतना शुद्ध कि उसमें इंसानियत की एक बूंद नहीं होती है। इनका नारा है, खाओ इंडिया मिलाओ इंडिया। सदियों से बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि घी खाना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। यह दूध से बनाए जाने वाले डेयरी प्रोडक्ट उनमें से एक है। इसको खाने से शरीर में कई गुण और पोषक तत्व मिलते हैं। अच्छा और देसी घी खाने से सेहत के फायदे होते हैं, लेकिन अगर मिलावटी या दूषित खा लिया तो इससे सेहत को काफी नुकसान हो सकता है। मिलावटी घी खाने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 54,000 लीटर देसी घी, 50,000 से ज्यादा, 54,000 लीटर देसी घी की खेप बरामद हुई है। इतनी खेप किसी दुकानदार के एक साल के खपत से भी ज्यादा होती है। अब इसकी खबर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ये आपके किचन तक पहुंच रहा था, इससे भी हमें संभलने की जरूरत है। कहीं आप जहर तो नहीं खा रहे हैं? क्या आपका खाना भी नकली है? अगर खाने के शौकीन हैं तो सावधान। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। खुशियों और स्वादिष्ट मिठाइयों का समय आ चुका है, लेकिन इसके साथ ही ये गिरोह भी मार्केट में आ चुका है जो आपके खाने में जहर मिला रहा है। जी हां, जहर मिला रहा है। त्योहारों के मौसम आते ही तेल, घी, मसाले और मावा खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार मिलावटी और नकली सामान बेचने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने एक दो नहीं बल्कि 54,000 लीटर नकली देसी घी को मार्केट में बेचा है। 54,000 लीटर की पूरी खेप, ये कोई एक दुकानदार की साल भर की भी खपत नहीं। अमूल, मधुसूदन, पतंजलि, पारस समेत कई नामी ब्रांड्स का नकली देशी घी तैयार कर एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जा रहा है और ये आपके किचन तक पहुंच रहा है। पुलिस ने इनके पास से 41 पेटी नकली अमूल घी, 20 टीन मधुसूदन देसी घी, 466 रैपर और घी बनाने के उपकरण बरामद किए। मेरठ के आशु जैन, सुदेश जैन और बागपत के प्रवीण जैन, अरुण कुमार और आबिद इस गिरोह में शामिल हैं। ये लोग डालडा घी और रिफाइंड तेल में एसेंस मिलाकर देसी घी जैसा दिखने और महकने वाला नकली घी तैयार करते थे। ये लोग महज 180 रुपए वाला नकली घी का पैकेट बाजार में 640 से 650 रुपए तक बेचते थे और गिरोह हर महीने करीब 1500 लीटर नकली घी बनाता था और अब तक 54,000 लीटर जहरीला माल बाजार में खपाया जा चुका है। प्रति माह 1500 लीटर से ज़्यादा का प्रोडक्शन ये बड़ौत और मेरठ के लोग मिलकर करते हैं। इन्होंने अभी तक कुल 54,000 लीटर से ज़्यादा अभी तक प्रोडक्शन करके मार्केट के अंदर ये तमाम एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, इनके घी को ये बेचते हैं, मोटा मुनाफा प्राप्त करते हैं और उसके आधार पे इन्होंने अपना सिंडिकेट एक्सपेंड करते करते नमक बेचने का कार्य शुरू किया और उसके बाद में ये लोग अभी कॉफ़ी भी बेचना शुरू किया है। इस गिरोह के नेटवर्क का मुख्य अड्डा बागपत का बड़ौत में था, जहां से तैयार माल एनसीआर, मेरठ, बागपत, संभल और अन्य जिलों में भेजा जाता था। हाल ही में इन्होंने अपना काला कारोबार बढ़ाते हुए नकली नमक और कॉफी बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। बरामद रैपर और उपकरणों से साफ है कि ये गिरोह नकली माल को बिल्कुल असली जैसा दिखने के लिए हाई क्वालिटी पैकेजिंग का इस्तेमाल करता था ताकि ग्राहक धोखा खा जाए। मुख्य गढ़ बड़ौत बागपत में है, वहाँ से ये एनसीआर में और यहाँ के आसपास के जनपदों के अंदर सप्लाई करते हैं। इस प्रकार पुलिस ने एक आशु जैन नाम का व्यक्ति और एक सुदेश जैन नाम का व्यक्ति ये मेरठ में प्रोक्योर करते हैं और एक प्रवीण जैन नाम का व्यक्ति और उसका ड्राइवर अरुण कुमार ये लोग बड़ौत में बनाते हैं। ये डालडा और रिफाइंड ये ऑयल है, इसको प्रोक्योर करते हैं। उसके बाद में उसमें एसेंस डाल के फर्जी घी बनाते हैं। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये गोरख धंधा खूब जोर शोर से चल रहा है,
जो जहर से कम नहीं है। अगर लगातार नकली घी का सेवन किया जाए तो लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। बाजार में उपलब्ध जो नकली घी है वो बड़ा ही सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें जो फैट्स होते हैं या तो पाम ऑयल होता है या फिर आप एनिमल फैट्स को कुछ कलरिंग एजेंट्स जो कि नॉन परमिटेड है वो काफी खतरनाक है, वो कैंसरस भी है। खास करके जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट इसके पेट पे पड़ता है। पेट में आपको जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें इरिटेशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग टेंडेंसी ये सब होती है। चूंकि ये सारा पास होगा लीवर से, तो लीवर को भी डैमेज करता है, किडनी को भी डैमेज करता है। बट जो चिंता का विषय है, ये स्लो पॉइजन की तरह से है। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने की घोषणा की है ताकि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि अब तक कितनी थालियों में ये नकली देसी घी परोसा जा चुका है, और केवल देसी घी नहीं, नमक, कॉफी, सब कुछ नकली। इसलिए सावधान हो जाइए। नकली माल न सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि त्योहारों की खुशी को भी छीन सकता है। इसलिए जरूरी है कि त्योहारों पर इन नकली सामानों से सतर्क रहें। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का मतलब सोच को आजाद करना है, लेकिन जब क्लासरूम में धर्म की तलवार चमकने लगे तो समझिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या हम अपने बच्चों को कल का नागरिक बना रहे हैं कि कल का कट्टर। कहते हैं कि देश बदलना है तो नारे नहीं, नर्सरी संभालिए। हर कक्षा में सिर्फ कॉपी और कलम और होमवर्क नहीं होता है, भविष्य लिखा जाता है। लेकिन जो भविष्य मध्य प्रदेश के रायसेन में लिखा जा रहा है वो हमारे आपके लिए, राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। यह डराने वाला है। सोचिए किसी मासूम को क से कबूतर की जगह अगर क से काबा पढ़ाया जाए तो कितना खतरनाक है। बच्चों की मासूमियत कांच की तरह होती है, उसे मजहबी हथौड़े से तोड़ा जाएगा तो पूरी उम्र वो देश को चुभेंगे। क से काबा, न से नमाज, म से मस्जिद। आपने नर्सरी में क से कबूतर, न से नल और म से मछली पढ़ा होगा। किताबों में बाकायदा उनकी फोटो भी छपी होगी और शायद उसी फोटो के बाद आप उसकी पहचान करना सीख पाए होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन के एक निजी स्कूल में नर्सरी के बच्चों को मजहबी ज्ञान दिया जा रहा है। क से कबूतर नहीं, काबा बताया जा रहा है। न से नल नहीं, नमाज पढ़ाया जा रहा है। म से मछली की जगह म से मस्जिद बताया जा रहा है और बाकायदा उसकी फोटो छाप कर उसकी पहचान भी बताई जा रही है। कहते हैं कि बच्चों की नींव को मजबूत करना चाहिए। जो छोटे पर पढ़ा दिया जाता है वो जिंदगी भर याद रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में बच्चों के दिमाग में मजहबी ज्ञान भरा जा रहा है। मध्य प्रदेश में आपने लव जिहाद, ब्रेन वॉश और धर्मांतरण के कई केस सुने होंगे, लेकिन इसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। शिक्षा के मंदिर में बच्चों को मजहबी ज्ञान बांटा जा रहा था तो हंगामा और बवाल होना तो लाजमी है। दरअसल मामला तब उजागर हुआ जब एक छात्रा के परिजन ने उसकी किताब देखी और उसमें औ से औरत हिजाब में थी। इसने उस अभिभावक को चौंका दिया। उसके बाद उसने किताब के पन्नों को पलटा तो हैरान हो गए। देखा आपने, इसे हमें संभलने की जरूरत है और सबको संभालने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं नौनिहालों के हाथों में हमारे देश का आने वाला संविधान भी पलता है। राष्ट्र सर्वोपरि में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात रिपब्लिक भारत पर। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH